बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ्लूइड थेरेपी इन इमरजेंसी। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा माल प्रैक्टिस होता है कि आपने किस तरह से असेस करना है कि किस पेशेंट को फ्लूइड चाहिए, उसे कितना फ्लूइड चाहिए और कौन सा फ्लूइड चाहिए। तीन ही सवाल जहन में आते होते हैं कि किसको चाहिए, कितना चाहिए और कौन सा चाहिए। और यही आमतौर पे मिस कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से चार बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट जो है वो हाथ से जाता है, खासतौर पे इमरजेंसी में जो आप नेसेसिटेट कर रहे होते हैं। ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं इन्हीं चार की वजह से। या तो वो अंडर नेसेसिटेट होते हैं, हाइपोवोलेमिया रहता है पेशेंट को, या वो ओवरलोड में चला जाता है पेशेंट, या वो फ्री वाटर एक्सेस में चला जाता है, या फ्री वाटर डेफिसिट में चला जाता है। अब ये चारों कॉम्प्लिकेशन किस वजह से आती हैं? ये तीन क्वेश्चन के आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता हमारे पास कि इसको चाहिए फ्लूइड। अब हो सकता है एक पेशेंट को फ्लूइड ना चाहिए हो, आप उसे फ्लूइड दे दें। पेशेंट आपके पास आया हाइपोटेंशन के साथ, उसको अंडरलाइन कार्डियोजेनिक शॉक चल रहा था, ठीक है ना। आपने बीपी देखा, बीपी इसका 80 सिस्टोलिक आ रहा है, आपने असेस नहीं किया, आपने उसको 1 लीटर पानी दे दिया, कहाँ जाएगा पेशेंट? पेशेंट में एंड अप ओवरलोड में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। दूसरा, एक पेशेंट था जो ब्लड लॉस के साथ आया आपके पास, खून निकली जा रहा है, ऊपर से उसको फ्लूइड दे ही जा रहे हैं, ना आगे से रोक पाए, ये अंडर रिससिटेट रह जाएगा पेशेंट आपका, या अगेन जो है वो डिजास्टर्स इफेक्ट आ जाएगा उसको। या एक पेशेंट आपके पास आया वॉमिटिंग डायरिया के साथ, आपने उसको डेक्सट्रोज वाटर दे रहे हैं, ये पेशेंट किस में जाएगा आपके पास? फ्री वाटर एक्सेस के अंदर, ठीक है। या एक दूसरा पेशेंट है आपके पास, वो डीके का पेशेंट है या किसी भी और सेप्सिस का पेशेंट है, आपने उसको हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया, ठीक है ना, वो किस में जाएगा? फ्री वाटर डेफिसिट के अंदर, ठीक है। या डायबिटीज इंसिपिडिस का पेशेंट है आपके पास, उसका निकल रहा है पानी काफ़ी हद तक, आप रिप्लेस उसको सेलाइन करते रहेंगे, वो फिर फ्री वाटर डेफिसिट में चला जाएगा आपके पास। तो ये चीज़ें तब आप आंसर कर पाएंगे जब आप ये तीन चीज़ों के आंसर अपने जहन में दे पाएंगे, किसको फ्लूइड चाहिए, कितना चाहिए और कौन सा फ्लूइड चाहिए। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं, हु नीड्स फ्लूइड। तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कब होगी? सादा सा आंसर है इस चीज़ का, जिसको फ्लूइड लॉस, किसी वजह से फ्लूइड लॉस हुआ है पेशेंट को, देन दैट पेशेंट रिक्वायर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो पहली चीज आपके पास इसमें हिस्ट्री आती है, क्या हिस्ट्री में फ्लूइड लॉस का एविडेंस है? या आपके पास पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया है, डायरिया के साथ, जीआई लॉसेस के साथ आया है पेशेंट आपके पास, रीनल लॉसेस के साथ आया है कि एक्सेसिव पोलीयूरिया हो रहा है पेशेंट को काफ़ी देर से। जीआई लॉसेस हो सकते हैं, रीनल लॉसेस हो सकते हैं उसको, या ट्रॉमा का पेशेंट आ सकता है आपके पास, पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेटिव लॉस के साथ आ सकता है पेशेंट, इंट्राअब्डोमिनल सर्जरी हुई, उसमें फ्लूइड लॉस हो गया उसका। देन सबसे आखिरी चीज़ जो है, सबसे खतरनाक होती है, जहाँ पे असेस नहीं हो पाती, इनसेंसिबल लॉसेस, कि फीवर था पेशेंट को, टेकेपनिया था रिस्पिरेटरी इलनेस की वजह से उस पेशेंट को, या एक्सेसिव स्वेटिंग हुई उस पेशेंट को, इनसेंसिबल, आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते उस लॉस को। तो ये हिस्ट्री में आप नोट करना है कि आया पेशेंट फ्लूइड लॉस का एविडेंस रखता है या नहीं रखता है। सेकंड नंबर पे आपने एग्जामिनेशन में साइंस जो है वो फुलफिल करने हैं, साइंस ऑफ फ्लूइड लॉस। अच्छा, यहां पे हम फ्लूइड थेरेपी के बाद आईवी फ्लूइड थेरेपी कर रहे हैं, इसको आईवी देना है, ओरल की नहीं कर रहे हैं। आईवी फ्लूइड किसको देते हैं? साइंस ऑफ फ्लूइड लॉस आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो साइंस ऑफ फ्लूइड लॉस क्या है? मोस्ट कॉमनली जो हेमोडायनामिक्स पैरामीटर है, पेशेंट फ्लूइड लॉस वाला आपके पास टैकिकार्डिया के साथ आएगा, टेकेपनिया के साथ आएगा, पेरिफेरल हाइपरफीलिंग के साथ आएगा। वो कैसे आप असेस करते हैं? कैपिलरी रीफिल से, कैपिलरी रीफिल उसका डिलेड होता है।
पोस्चरल हाइपरटेंशन के साथ आएगा। रिड्यूस यूरिन आउटपुट के साथ आएगा। और अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। ये सारे के सारे मार्कर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट हैज सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस, ये पेशेंट इज इन डिकम्पनसेशन ड्यू टू फ्लूइड लॉस। टैकीकार्डिया चल रहा होगा, टेकिपनिया चल रहा होगा। टैकीकार्डिया से बात है कि हार्ट रेट 100 मोर देन 90, टेकिपनिया से बात किया है कि रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 20। कैपिलरी रीफिल रेट से क्या मुराद है? मोर देन 2 सेकंड। पोस्चरल हाइपरटेंशन से क्या मुराद है? मोर देन 20 mmHg सिस्टोलिक ड्रॉप। रिड्यूस यूरिन आउटपुट या ओलिगोयूरिया से क्या मुराद है? लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर। ठीक है ना, इससे कम हो जाए यूरिन आउटपुट, लेस देन 0.5 ml पर kg। ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या मुराद है? कि पेशेंट का जीसीएस रिड्यूस हो जाए, 15/15 से कम हो जाए जीसीएस ड्यू टू फ्लूइड लॉस। आपको हिस्ट्री में मिला कि पेशेंट को फ्लूइड लॉस है और उसके बाद आपने देखना है कि फ्लूइड लॉस इतना सिग्निफिकेंट है कि इसको आईवी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि एक पेशेंट ने खून दिया है 250 ml ब्लड दे दिया है और आप उसको 1 लीटर पानी लगा दें वापस आ देंगे, जिसको फ्लूइड लॉस हो गया। नो, यू नीड टू सेटिस्फाई दीज पैरामीटर्स। ये पैरामीटर सेटिस्फाई करना जरूरी है आपके पास। टैकीकार्डिया हो पेशेंट को, टेकिपनिया हो, पेरिफेरल हाइपोपर्फ्यूजन हो, लाइक डिलेड कैपिलरी रीफिल, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो उसको, रिड्यूस यूरिन आउटपुट हो उसका, या रिड्यूस सेंसेशन कॉग्निशन के साथ है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है पेशेंट। दीज आर साइंस ऑफ डिकम्पनसेशन ड्यू टू फ्लूइड लॉस। अब इसको कंफर्म कैसे करना है कि पेशेंट को फ्लूइड लॉस है, पेशेंट को हाइपोपर्फ्यूजन है ड्यू टू फ्लूइड लॉस? ये तो क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं। मोर देन 90% ऑफ टाइम्स हम फ्लूइड थेरेपी का डिसीजन इसी के ऊपर करते हैं। ये पैरामीटर्स हम सेटिस्फाई कर लेते हैं और पेशेंट को फ्लूइड दे देते हैं। लेकिन स्पेशली इन कंडीशंस में जिनमें कोमॉर्बिड्स हों साथ, या जिसमें पेशेंट ऑलरेडी ऐसी डिजीज में मुब्तला है जो फ्लूइड ओवरलोड स्टेट से ताल्लुक रखती है, उसमें फिर आपने डायनामिक पैरामीटर्स लगाने हैं। ठीक है ना, उसको कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट वाकई ही इंट्रावास्कुलर फ्लूइड लॉस रखता है या नहीं रखता। जैसे फर्स्ट CCF का पेशेंट है आपके पास, टांगे भी फूली हुई है उसकी, रिकरेंट अटैक्स ऑफ पल्मोनरी एडीमा भी हो गया उसको, अभी आपके पास आ गया लूज मोशन के साथ, कह रहे डॉक्टर साहब सुबह से 8-10 दफ़ा पतले खाने आ गए, आप ऊपर से नीचे तक उसको देखा, टांगे भी सूजी हुई हैं उसकी। ठीक है ना, तो अब आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पेशेंट कैंडिडेट है, इसको आईवी फ्लूइड दूँ या ना दूँ? प्रीवियस हिस्ट्री भी है उसकी रिकरेंट पल्मोनरी एडीमा की, आप डर भी रहे हैं इसको फ्लूइड दिया तो ये दोबारा पल्मोनरी एडीमा में चला गया। ठीक है ना, उसमें हो सकता है टैकीकार्डिया हार्ट डिजीज की वजह से हो, टेकिपनिया पल्मोनरी एडीमा की वजह से हो, लेट्स से कैपिलरी रीफिल डिलेड उसका CCF की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना, पोस्चरल हाइपोटेंशन भी अगेन उसका रिएक्शन फ्रैक्शन ही कम में हो सकता है, उसका सिस्टोलिक BP 90 सिस्टोलिक आ रहा हमारे के। ठीक है ना, आउटपुट भी उसका कार्डियोरेनल सिंड्रोम की वजह से कम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है चीजें वहां पे आपको रिसीव करनी है कि पेशेंट जिसको ऑलरेडी को कोमॉर्बिड चल रही है। इस तरह CKD का पेशेंट है, CFD का पेशेंट है, ये कोमॉर्बिड्स खुद पैरामीटर्स खराब कर रहे हैं हीमोडायनामिक्स आपके, तो आप इतना सिग्निफिकेंटली और इतना एक्यूरेटली अंदाजा नहीं लगा पाते कि अब मैं क्या करूँ इसके साथ से। CKD का पेशेंट आ गया आपके पास, क्या करूँ, दूँ फ्लूइड या ना दूँ? या ड्यूरिंग एडमिशन एक पेशेंट आपके पास कार्डियक फेलियर में चला जाता है, अब आपको आइडिया नहीं कि ये फेलियर में है या डिहाइड्रेशन के अंदर है, आप सेप्सिस को ट्रीट कर रहे थे, साथ पेशेंट ओवरलोड में लग रहा है, आपको क्या करें इसका? तो उसमें फिर हम डायनामिक पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं।
एक्सटेंट बहुत एक्यूरेटली नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं इनको जो एज पर द गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जितना हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं वो 2 पैरामीटर्स हैं। तीसरा अभी तक 1 या 2 दफ़ा के अलावा यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। इसके अलावा भी 8-10 डायनामिक पैरामीटर्स यूज़ होते हैं करते हैं, लेकिन कॉमनली जो 3 होते हैं वो ये कि आप शॉर्ट बोनस लेंगे, पैसिव लेग राइज, ठीक है, या आईवीसी की कंप्रेसिबिलिटी देखिए, या कोलैप्सिबिलिटी देखिए। ऊपर वाला तो यहाँ पे जो मेडिकल फिजिशियन को पता है तकरीबन हर पेशेंट में करवाते हैं जो कोमॉर्बिड के साथ आता है। आप 250 to 500 ml का शॉर्ट बॉलस दें उसको ओवर टू 10 to 15 मिनट्स एंड रीअसेस द हीमोडायनामिक पैरामीटर्स। अगर तो ये हीमोडायनामिक पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं उस पेशेंट के कि उसका टैकिकार्डिया बेहतर हो जाए, टैकेपेनिया बेहतर हो जाए, हाइपोपरफ्यूजन कैपिलरी रीफिल बेहतर हो जाए, उसका पोस्टल हाइपरटेंशन उसकी कम हो जाए, यूरिन आउटपुट थोड़ा बेहतर हो जाए उसका, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिरेंजमेंट है सारी की सारी इसकी ये फ्लूइड लॉस की वजह से, ठीक है ना। या दूसरा एक तरीका होता है कि आप 100 ml 1 मिनट में दे दें उसको, 50 ml के 2 बोलसेस तैयार करें, 1 मिनट के अंदर अंदर दे दें उसको, उसके बाद फौरन उसके हीमोडायनामिक पैरामीटर रीअसेस कर लें। दूसरा तरीका ये है, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं है, तो आप 250 to 300 ml बस दे के देखते हैं, ठीक है ना। एक तो ये, वैसे तो इसमें आइडियली आपने स्ट्रोक वॉल्यूम असेस करना होता है, ठीक है ना, लेकिन वो हम आमतौर पर नहीं करते, ठीक। दूसरा होता है पैसिव लेग राइज, ये पोस्टल ड्रॉप का इक्विवेलेंट है। आप कोमॉर्बिड्स का पेशेंट खड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, बाज़ बार पेशेंट इस तरह के आते हैं जो वैसे ही बेचारे CCF का पेशेंट था, 20-22% उसकी रिएक्शन फ्रैक्शन थी, अब डिहाइड्रेट भी हो गया, वो तो वैसे ही बेचारा नहीं खड़ा हो पाएगा, अब क्या करें उसके साथ। इसमें पैसिव लेग राइज, पेशेंट को फ्लैट हटाते हैं सीधा 45 डिग्रीज पे उसकी लेग एलिवेट कर देते हैं, लेग एलिवेट करते हैं और देन आफ्टर 1 to 2 मिनट्स हम हीमोडायनामिक्स उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर तो 1 to 2 मिनट के अंदर ये पैरामीटर्स इंप्रूव कर जाए 20% से ज्यादा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इंट्रावेस्कुलर कंट्रैक्शन है, फ्लूइड लॉस है, उसका जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कम है। क्यों आपने क्या किया है, तो जैसे लेग राइज की है ऊपर की है, आपने उसका सेंट्रल वीनस रिटर्न बढ़ा दिया, वीनस रिटर्न बढ़ाया है, कार्डिक फीलिंग बेहतर हुई है, उसका कार्डिक आउटपुट बेहतर हो गया, ठीक है ना। इसे कहते हैं पैसिव लेग राइज, ये भी कर सकते हैं आप। दोनों लेग्स करेंगे कि दोनों ही एलिवेट करेंगे ना। जब आप पेशेंट फ्लूइड लॉस के साथ आता है आपके पास, तो क्या करेंगे, दोनों ही एलिवेट कर देते हैं 1 to 2 मिनट्स का, ठीक है ना। तीसरी है कोलैप्सिबिलिटी। आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर आईवीसी का डायमीटर देख लें, ठीक है ना। अगर तो पेशेंट वॉल्यूम लॉस के साथ आया आपके पास, तो उसकी आईवीसी कंट्रैक्टेड मिलेगी आपको, ठीक है ना, ये कंप्रेसिबल मिलेगी आपको, ठीक है ना। अगर तो आईवीसी डिस्टैंडर्ड है उसकी, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली भी नदीम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि चेक करना सिखाएं, ताकि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो कम से कम आप प्रोब रख के तो आईवीसी देख लें। अगर उसके आईवीसी का डायमीटर ठीक है तो उसका मतलब ये है कि या ठीक है या डिस्टैंडर्ड है आईवीसी, जिसका मतलब पेशेंट ओवरलोड के अंदर है ऑलरेडी, या यूवोलिपिक है, कम से कम शॉक में नहीं है या फ्लूइड लॉस के अंदर नहीं है पेशेंट। तो आप आईवीसी का डायमीटर देख सकते हैं इंफीरियर वेना कैवा का, कि अगर तो इंफीरियर वेना कैवा डिस्टैंडर्ड है, इसका मतलब पानी पूरा है जिसम में, ठीक है ना, उसको फ्लूइड लॉस की एविडेंस नहीं। अगर तो आईवीसी कोलैप्स है या डायमीटर कम है तो फिर आप उसके अंदर एविडेंस रख सकते हैं ये फ्लूइड लॉस। ये डायनामिक पैरामीटर। स्टैटिक पैरामीटर्स भी होते हैं। स्टैटिक पैरामीटर्स में है कि आप सेंट्रल वेन डाउन है, सेंट्रल वेन डाल के सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर कर लें। स्टैटिक पैरामीटर्स की रिससिटेशन के अंदर और इमरजेंसी के अंदर इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आप हर पेशेंट के अंदर नहीं डाल सकते सेंट्रल लाइन, ठीक है। सेंट्रल लाइन यूजुअली क्रिटिकल केयर के अंदर या एडमिटेड पेशेंट के अंदर डाली जाती है,
और इवन छोटे सेटअप्स के अंदर जो है ये यूजुअली सेंट्रल लाइन अवॉइड की जाती है इस चीज़ को, ठीक है। तो जो जिस चीज़ की इंडिकेशन है फर्स्ट लाइन के लिए डायनामिक पैरामीटर्स है, जिनमें से 3 मैंने बताए हैं, तो इजी टू प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। सो हु नीड्स फ्लूइड, जिसकी हिस्ट्री है सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस की, जिसके अंदर साइंस है फ्लूइड लॉस की, उसको टैकीकार्डिया है, टैकेपनिया है, पेरिफेरल हाइपोपर्फ्यूजन है लीडिंग टू डिलेड कैपिलरी रिफिल, या पोस्टल हाइपरटेंशन है, या रिड्यूस यूरिन आउटपुट है, या अल्टर्ड स्टेट के साथ है। अगर यहाँ तक आपको श्योर शॉर्ट हो चुका है, पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड नहीं है, आप अगले पे चले जाएं, इसको कितना फ्लूइड डाउन है। अगर श्योर नहीं हो रहा आपको और पेशेंट कोमॉर्बिड्स के साथ है, देन अप्लाई द डायनामिक पैरामीटर्स। उसको या तो शॉर्ट बोलस लेके देख लें, या उसकी पैसिव लेग राइज करवा के देख लें, या आईडीसी की कैपेसिटी देख लें। यहाँ तक क्लियर कोई चीज? अच्छा, अब आगे आ गया सेकंड थिंग, कितना फ्लूइड चाहिए, कितना देना है आपने। बल्कि इससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कौन सा फ्लूइड देना है, ये जल्दी हो जाएगा। हाउ मच की थोड़ी कैलकुलेशन है। विच फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। अब इसमें 2 तरह के फ्लूइड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वैसे आमतौर पे 3 मेजर रिससिटेशन फ्लूइड्स होते हैं, या आप क्रिस्टलाइड्स देते हैं, या आप कोलॉइड ले सकते हैं, या आप ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। टोटल ये 3 ही चीजें होती हैं जो रिससिटेशन में यूज हो सकती हैं, क्रिस्टलाइड्स, कोलाइड्स, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। Irrespective of the etiology, fluid of choice in almost every state, कोई भी है इंडिकेशन, क्या है? आपने स्टार्ट इधर से करना है, स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, स्टार्ट यहाँ से नहीं करना आपने। हाँ, हो सकता है सब्सिक्वेंटली जरूरत पड़ जाए आपको, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी डिफाइन करें कि इस पेशेंट को कोलाइड की जरूरत हो सकती है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी या एटियोलॉजी डिफाइन करें कि उसको ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है आगे, लेकिन स्टार्ट आप इससे करेंगे क्रिस्टलाइड से करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइड्स हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से होते हैं। तो 2 तरह के क्रिस्टलाइड अवेलेबल हैं रूटीन में, वैसे तो 3-4 टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइड। एक है नॉर्मल सलाइन जिसे हम कहते हैं, these are basically chloride rich fluids, ये हाइपरक्लोरिमिक फ्लूइड्स है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बैलेंस्ड फ्लूइड्स आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को सामने रख के पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने जो है फ्लूइड रिप्लेस करना है ब्लड के अंदर। 3 कंपार्टमेंट्स हैं ना आपके, एक इंट्रासेलुलर स्पेस है, एक एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है और एक इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, ठीक है ना। 3 कंपार्टमेंट्स है बॉडी के अंदर। आप रिप्लेस किस में कर रहे हैं? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, वेन में लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट की कंपोजिशन का पता होना चाहिए फ्लूइड देने से पहले, ताकि आपको ये आइडिया हो कि जो मैं दे रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। और जो दे रहा हूँ उसकी कंपोजिशन कितनी मैच करती है ब्लड के साथ, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है? पीएच है उसकी, ऑस्मोलैरिटी है, सोडियम है, क्लोराइड है, क्योंकि फ्लूइड 2 है, मैं सिर्फ नीचे लैक्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 295 पर। सोडियम कितना होता है? 135 से 145 पर। क्लोराइड कितना होता है? 92-94 से 110 पर। लैक्टेट कितना होता है? 1 to 2 मिलीमोल
और लेकिन चूंकि लैक्टेट कन्वर्ट होता है बाइकार्ब के अंदर, तो बाइकार्ब भी इसके अंदर ही निकलेंगे। बाइकार्ब तकरीबन 24 मिलीमोल तक बाइकार्ब होता है ब्लड में, ये पर लीटर ऐसा है। ठीक है, ये ब्लड की कंपोजिशन। अब जो फ्लूइड आप दे रहे हैं, ये हम दो को डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल सा है बैलेंस फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो रिंगर लैक्टेट होता है। दूसरा हार्टमैन सॉल्यूशन होता है। हार्टमैन सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, कॉमनली अवेलेबल नहीं मिल सकता है आपको। ठीक है, अब नॉर्मल स्लाइन में क्या होता है, पीएच कितनी है नॉर्मल स्लाइन की? 4 to 6.5। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है इसकी? 308 तक। सोडियम कितना होता है इसमें? 154। ठीक है, क्लोराइड कितना होता है इसमें? 154। इक्वल होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है 0.9% सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो क्लोराइड भी नहीं, लैक्टेट इसमें नहीं होता, नील, 0। सो नॉर्मल सलाइन ब्लड के मुकाबले में एसिडिक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा पीएच कम है इसमें, ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, सोडियम तकरीबन वो 145 तक है, थोड़ा सा हाइपरटोनिक है फ्लूइड, थोड़ा सा, लेकिन इसको आइसोटोनिक कहते हैं यूजुअली, थोड़ा सा ज्यादा है टोनिसिटी इसकी। ठीक है ना, लेकिन क्लोराइड का बहुत मेजर डिफरेंस है, 92 to 110 है क्लोराइड ब्लड में, इसमें कितना होता है? 154 होता है। ठीक है ना, तो अगर आप लार्ज वॉल्यूम के अंदर सोडियम क्लोराइड दें किसी पेशेंट को, बाज़ वक़्त आपको देना पड़ जाता है। ठीक है ना, कुछ केस जैसे शॉक का पेशेंट आ गया, 3-3, 4-4, 5-5 लीटर देना पड़ जाता है, तो क्या रिस्क होता है जिसको आपने ध्यान में रखना है? ये पेशेंट किस चीज में जा सकता है? हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये रिस्क होता है। अक्सर आप देखेंगे भी, एक पेशेंट को आपने रिससिटेट किया है, 3-4 लीटर आपको सलाइन देना पड़ गया इसको, उसके एबीजीज भेजिएगा, आपको बाइकार्ब भी कम मिलेगा उस पेशेंट का, क्लोराइड ज्यादा मिलेगा उस पेशेंट का, पीएच भी कम मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, तो पेशेंट आपका हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। प्रोलॉन्ग अगर आप यूज करेंगे सलाइन का, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इवन कार्डियोटॉक्सिसिटी भी करवा देता है आगे चलकर। ठीक है, बैलेंस रेंजर लैक्टेट के अंदर आ जाए, पीएच की कितनी होती है? 6 to 7.5, और ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 274। सोडियम कितना है इसके अंदर? 130, और क्लोराइड लैक्टेट, क्लोराइड इसमें 109 का होता है, लैक्टेट इसमें 28। अब पीएच इसकी ऑलमोस्ट ब्लड से मिलती जुलती है, 7.35 to 7.45, ये 6 to 7.5 तक। ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी कम है, रिलेटिवली हाइपोटोनिक होता है फ्लूइड, ब्लड की टोनिसिटी से थोड़ा सा कम होती है इसकी जो है ना। सोडियम थोड़ा सा कम होता है, 135 से 145 में ब्लड का इसका 130 है। क्लोराइड तकरीबन वहाँ पे 92 से 110 तक है, तो उसमें 19 तक होता है। लैक्टेट इसमें 28 होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लड में बाइकार्ब के अंदर। ठीक है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस चल रहा हो तो ये उसको बस भी कर देता होता है। चलिए, ठीक है, तो ये इनकरेज किया जाता है बैलेंस फ्लूइड कि आप रिससिटेशन के अंदर जो है, जैसे डायरिया के साथ पेशेंट आ गया, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आ गया आपके पास में, ब्लड लॉस के साथ आ गया, इनसेंसिबल लॉसेस के साथ आ गया, तो आप रिंगर लैक्टेट से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बैलेंस फ्लूइड है। ज्यादा अमाउंट में अगर आप दें क्या हो सकता है? लैक्टेट का लेवल ज्यादा हो सकता है, पर लैक्टीमिया होगा, उसकी वजह से एग्लोपैथी भी हो जाती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है लॉन्ग टर्म चलती। ये दो चीजें आपके जहन में होना जरूरी है, इन दोनों को सिलेक्ट करने से पहले, सलाइन सिलेक्ट करने से पहले और बैलेंस फ्लूइड रिंगर लैक्टेट सिलेक्ट करने से पहले। तो अब हम एक सिनेरियो जहन में रख लें। अच्छा, जिसमें सॉरी पोटाशियम भी होता है रिंगर लैक्टेट, पोटाशियम 4 मिलीमोल तक पोटाशियम भी होता है, उसमें नील है पोटाशियम पर लीटर। ब्लड में कितना होता है पोटाशियम?
3.5 से 4.5 ml पर लीटर। अब आप सिनेरियोस को ध्यान में रखें कि एक पेशेंट आपके पास डायरिया के साथ आता है, तो डायरिया में क्या होता है? फ्लूइड लॉस भी होता है, बाइकार्ब भी लॉस हो रहा होता है, पोटाशियम भी लॉस हो रहा होता है। डायरिया का पेशेंट किसमें जा रहा होता है? ऑलरेडी हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, व्हिच विल बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस। इसमें आप लैक्टेट दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है बाइकार्ब के अंदर, ठीक है ना, पोटाशियम रिप्लेस कर रहे हैं पेशेंट का साथ में, और तकरीबन बैलेंस सोल्यूशन है, टॉनिसिटी उसकी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं। सलाइन दे देंगे उसको आप, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस वर्स हो सकता है उसका, ठीक है। वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आता है आपके पास, वो उसमें क्या हो रहा होता है? क्रॉनिक वॉमिटिंग के साथ आ जाता है, कंट्रैक्शनल ग्लोसर होती है उसमें, मेटाबॉलिकल ग्लोसर होती है। रिंगर लैक्टेट में लैक्टेट है, ये बाइकार्ब में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिकल ग्लोसर होगी, उसमें क्या देंगे हम? सलाइन देंगे, पोटाशियम ऐड करके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जहन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक कैलकुलेशन कर सके, क्या दूँ इसको, वॉमिटिंग के साथ आया है क्या दूँ, डायरिया के साथ आया है क्या दूँ, ठीक है। लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों में से कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है ना। ये निटी ग्रिटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी कब बन जाती है? जब आप वो मॉर्बिड्स के साथ पेशेंट को डील कर सकते हैं। सीकेडी का पेशेंट आ गया फ्लूइड लॉस के साथ, सीकेडी वाले को क्या चल रहा होता है? ऑलरेडी हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा होता है, ठीक है ना, उसमें फिर हम अवॉइड करते हैं। लेकिन सीकेडी वालों को हाइपरकैलेमिया भी चल रहा होता है साथ, तो उसमें ये भी एट रिस्क पे होता है, जो कि इधर पोटाशियम है इसके अंदर। अगर आपने ज्यादा रिंगर लैक्टेट दे दिया 1-2 लीटर, पोटाशियम ज्यादा चला गया, हाइपरकैलेमिया में जा सकता है पेशेंट, ठीक है ना। सलाइन ज्यादा दे देंगे आप उसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वर्स हो सकता है। लेकिन दोनों में से ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? ज्यादा गंदी एक कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियोटॉक्सिसिटी और कार्डियक अरेस्ट। एसिडोसिस चले फिर भी किसी हद तक आप हैंडल कर लें, तो आप सलाइन छोटे छोटे शॉर्ट बोलसेस में दे दें, ठीक है ना। या अगर पेशेंट का पोटाशियम आपने करवा लिया, पोटाशियम नॉर्मल है उसका, ये लोअर एंड है, तो आप रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं उसके अंदर। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। तो क्रिस्टलाइट्स ये दो हैं आपके पास अवेलेबल, सामने पड़े हुए हैं, निकाल के आपने देख ही लेंगे एक दफा, ठीक है ना। उसके ऊपर भी कंपोजिशन लिखी हुई है। कोलॉइड्स हमारे पास कौन से अवेलेबल होते हैं? तीन तरह का कोलॉइड मार्केट में आता है, तीनों मिल जाते हैं किसी न किसी हद तक। एल्यूमिनियम है, 5% भी आता है ये, और 25% भी आता है, ये 20% आता है हमारे पास। स्टार्चेस हैं या जेलेटिन। जेलेटिन ये जो आपके पास है MSL इज जेलेटिन। एल्यूमिनियम फाइबर ह्यूमन एल्यूमिनियम होती है। Colloids are not indicated as first line fluid of choice for resuscitation किसी भी कंडीशन में। However in sepsis में अगर आपके पेशेंट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपके पेशेंट को 2 लीटर आपने क्रिस्टलाइट दिया, पेशेंट का बीपी भी नहीं बेहतर हुआ, हीमोडायनामिक्स भी नहीं बेहतर हुआ, देन इट इज रिकमेंडेड कि आप 5% ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो है वो ऐड कर दें along with क्रिस्टलाइट, ठीक है। 3rd लीटर आप स्लो चलाएं, उसके साथ आप 5% ह्यूमन एल्ब्यूमिन ऐड कर दें। हम यहाँ पे इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली है, बहुत महंगा है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना होने की वजह से हमारे सेटअप में इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं होता। बाकी स्टार्चेस भी रिलेटिवली कंट्राइंडिकेटेड है, जेलेटिन भी रिलेटिवली कंट्राइंडिकेटेड है शॉक के पेशेंट में, मैसिव फ्लूइड लॉस के पेशेंट में। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स फ्लूइड लॉस वाले वैसे ही रिस्क पे होते हैं AKI के, एक्यूट किडनी इंजरी के, रीनल इंजरी की वजह से। ये दोनों प्रेसिपिटेट करते हैं AKI को भी प्रेसिपिटेट करते हैं, हीमोस्टेसिस को भी खराब करते हैं, कोआगुलोपैथी भी वर्स करते हैं। तो ट्रॉमा के पेशेंट्स में
या मैसिव फ्लूइड लॉस के पेशेंट में या ब्लड लॉस के पेशेंट में कोशिश करें क्रिस्टलाइट्स से रिप्लेस करें, या इफ यू आर रिक्वायर्ड तो 5% एल्यूमिनियम दे दें। इन दो की तरफ ना जाए, ठीक है ना, एज मच एज पॉसिबल। तो ये कोलाइड्स हो गए। इन दोनों में फर्क क्या है, क्रिस्टलाइड में और कोलाइड में, दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या फर्क है? कोलाइड्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्ब्यूमिन लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्टार्चेस लार्ज मॉलिक्यूल है, जिलेटिन लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के फ्लूइड को रिटेन करते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। क्रिस्टलाइड्स क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस, सोडियम प्रिडोमिनेटली। सोडियम क्या करता है, टॉनिसिटी क्रिएट करता है। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम की टॉनिसिटी बढ़ती है, इससे क्या होता है, फ्लूइड अंदर आ जाता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस से, ठीक है ना। तो या जब फ्लूइड दे रहे हैं उसके साथ चला जाता है। तो ये दोनों में फर्क है मेजर। क्रिस्टलाइट्स में जाहिर सी बात है सोडियम है, सोडियम फ्रीली मूव करता है, इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर में जा सकता है, कोलाइड मूव नहीं कर सकते, ये इनसाइड द वेसल रहते हैं, ठीक है ना, दे कैन नॉट गो आउटसाइड द वेसल, ये नहीं जा सकते। इसलिए इनका रिस्क ज़्यादा होता है हेमोस्टेसिस खराब करने का, प्लेटलेट डिस्फंक्शन कराते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं, कोएगुलोपैथी करवा देते हैं। तो ऑन द सेफ एंड के ऊपर कोलाइड्स आपने फर्स्ट लाइन के ऊपर नहीं देते। ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स का देते हैं, तीसरी चीज मैसिव ब्लड लॉस हो किसी भी पेशेंट को, है ना, ऑन गोइंग हैमरेज के अंदर, ब्लड लॉस के अंदर जो है उसमें फिर आप ब्लड प्रोडक्ट्स रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पेशेंट की हीमोडायनामिक्स इंप्रूव कर जाए, ब्लीडिंग रुक जाए पेशेंट की, ठीक है ना, फिर अवॉइड करें ब्लड को, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन खासतौर पे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5-6 चीजें ट्रिगर करती है। एक तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन ट्रिगर करती है, नेक्रोसिस होती है उससे, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है उससे, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का रिस्क बढ़ता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी होती है, ट्रॉली जिसे कहते हैं, पल्मोनरी एडीमा में जाता है पेशेंट। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आती है। तो अनड्यू ट्रांसफ्यूजन तो वैसे नहीं होनी चाहिए। इंडिकेटेड ट्रांसफ्यूजन में पहले देखें कि अगर हीमोडायनामिक्स इसके साथ इंप्रूव कर जाते हैं, ऑन गोइंग ब्लीडिंग रुक गई है, ठीक है ना, देन कोशिश करें कि उसको डेफर कर दें ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन हो गए, हु नीड्स फ्लूइड, व्हिच फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। यहां तक चीजें क्लियर है अब तक जो। अच्छा, अब इसमें पिटफॉल आ जाता है, हमारे पास इसके अलावा भी कुछ फ्लूइड होते हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल भी होते हैं और माल प्रैक्टिस भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। इसमें भी पढ़े, एक होता है डेक्स्ट्रोज वाटर 5%, एक है डेक्स्ट्रोज वाटर 10%, फिर है डेक्स्ट्रोज सेलाइन 5%, कॉमनली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। अक्सर क्लिनिक्स पे आपको क्रिस्टलाइट्स के बजाय यही पड़े मिलेंगे, ठीक है ना। डेक्स्ट्रोज वाटर 5% में क्या है, 50 ग्राम ग्लूकोज है 1 लीटर वाटर जस्ट। डेक्स्ट्रोज वाटर 10% में क्या है, 100 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी 1 लीटर पानी प्लेन जो, ठीक है ना। डेक्स्ट्रोज सेलाइन 5% में क्या है, 50 ग्राम ग्लूकोज है और नॉर्मल सेलाइन के साथ, ठीक है ना। ये क्यों नहीं इंडिकेटेड रिससिटेशन के लिए, बिकॉज दीज आर फ्री वाटर, ग्लूकोज जाएगा अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगा। अब पीछे क्या बच गया, पानी, सादा पानी। फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली, इंट्रावेस्कुलर में भी, एक्स्ट्रावेस्कुलर में भी, इंट्रासेलुलर स्पेस में। उसने कौन सा रुकना है, उसके साथ आपने कोई सॉल्यूट तो दिया नहीं है, कोई आयन तो दिया नहीं है जो रोक के रखे उसको अपने साथ, ठीक है। तो ये इक्वली और रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहली चीज, ये अच्छा फ्लूइड नहीं है किसी भी तरह से। आपने 1 लीटर दिया है, उसमें से कितना इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में बचेगा, नहीं, बहुत कम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फ्लूइड की, 2/3 इंट्रासेलुलर होता है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर है। उस 1/3 में से भी 1/4 इंट्रावेस्कुलर है, 3/4 एक्स्ट्रावेस्कुलर है। तो कितना बच जाएगा वेसल के अंदर,
12वां हिस्सा उसका सिर्फ, बाकी तो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपने फर्ज करें अगर 1 लीटर दिया है तो 100-150 ml से ज्यादा नहीं रहेगा वैसल के अंदर, भाई खत्म। ठीक है ना, पेशेंट की हीमोडायनामिक्स इंप्रूव नहीं हुआ, आप देते गए तो क्या होगा, ज्यादा मेजर पोर्शन कहाँ पे जा रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, तो सेलुलर एडीमा होगा। सेलुलर एडीमा होता है उसे कहते हैं फ्री वाटर एक्सेस। ठीक है ना, तो फ्री वाटर एक्सेस में जाता है, उसमें सेलुलर एडीमा और फिर दूसरी बाकी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो नॉट रिकमेंडेड। ना ही ये रिससिटेशन में हेल्पफुल है, ना ही एज अ रिप्लेसमेंट फ्लूइड हेल्पफुल है, और ना ही ये मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पर इंडिकेटेड है। ठीक है, डेक्सट्रोज वाटर 10% ये भी नहीं यूज कर सकते, इसमें भी ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज लोड ज्यादा है, शुरू में एज इफेक्टिव ऑस्मोल शायद काम कर ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में मेटाबोलाइज हो जाता है, फ्लूइड रह जाएगा, अगेन फ्री वाटर के तौर पे काम करेगा, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। ठीक है ना, नॉट इंडिकेटेड। 10% हम स्लोली तब चलाते हैं जब पेशेंट रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा, ये एज अ पार्ट ऑफ टीपीएम। ठीक है, उसमें चला सकते हैं। रिससिटेशन में या फ्लूइड ऑफ चॉइस में सब कोई काम नहीं। हाँ, ये खतरनाक फ्लूइड है, यही बात का बहुत यूज हो जाता है, 2-in-1 गेन कर रहे थे, इफेक्टिव भी है। जब ये नॉर्मल आइसोटोनिक फ्लूइड है, नॉर्मल सलाइन है, सेम टू सेम जैसे क्रिस्टलाइड, लेकिन इसके साथ 50 ग्राम ग्लूकोज है, 50 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो वो पेशेंट्स जो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए विद फ्लूइड लॉस, उसमें आप नॉर्मल सलाइन के बजाय डेक्सट्रोज सलाइन दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यूजुअली हम इसको अवॉइड करते हैं, या जिन पेशेंट्स में रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है उनमें आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके साथ छोटी छोटी इंडिकेशंस जो हैं वो देख लें, मतलब एक जर्नली तो हमने देख ली है, ये मैं पूछता जाता हूँ साथ साथ बताते जाए। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या करेंगे आप? What is the fluid of choice? Crystallites. Most commonly balanced है, finger activated है। ठीक है। डायरिया में रिंगर क्रिस्टलाइट, क्रिस्टलाइट्स रिंगर लैक्टेट। ठीक है ना, acute vomiting, एक्यूट में रिंगर देंगे, रिंगर दे सकते हैं, क्रॉनिक के अंदर देन आप सलाइन विद पोटेशियम दे। ठीक है ना, देन आइटम ब्लड लॉस, मगर मैसिव है तो उसमें स्टार्ट ऑफ क्रिस्टलाइट्स रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं या नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं। मैसिव है देन यू विल अरेंज फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव लॉस हो गया पेशेंट का, रिंगर में क्रिस्टलाइट्स बैलेंस क्रिस्टलाइट्स देते हैं, फिंगर लैक्टेट दे सकते हैं आप, या अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिससिटेशन की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चंद एक इंडिकेशन है जो जिसमें कॉमनली पेशेंट आपके पास यहाँ पे आया होता है। इनसेंसिबल लॉस का पेशेंट आता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, जो डेंगू में आ रहे होते हैं आपके पास फेब्राइल फेज के अंदर, नॉट इन लीकी फेज, फेब्राइल फेज, तो उसमें भी फ्लूइड ऑफ चॉइस आपके पास रिंगर लैक्टेट ही होता है। ठीक है, या सलाइन भी दे सकते हैं आप अगर रिंगर लैक्टेट अवेलेबल नहीं। इसका भी कॉस्ट का इशू होता है, रिंगर लैक्टेट 40-50 रुपये महंगा होता है सलाइन की नस्बत। सलाइन रिलेटिवली सस्ता ऑप्शन है, रिंगर लैक्टेट थोड़ा सा महंगा ऑप्शन लग जाता है। इसी तरह एक पेशेंट आपके पास आता है टेकिपनिया के साथ, टेकिपनिया इनसेंसिबल लॉस कराता है, लेकिन पहले आपने ये सेटिस्फाई करना है हंग्री रिस्पॉन्स, ये पैरामीटर पूरा मिला है, ये पूरे नहीं है, धक्का ना लगाएं उसको। सिर्फ एक पेशेंट आपके पास जो है वो ब्लड लॉस के साथ आ गया है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा फर्श भर गया था, इतनी बड़ी खून की उल्टी आई हुई है। ठीक है ना, या पखाने के साथ खून चला है तो बस समझें पूरा वॉशरूम भर गया एक दफा। जो आप कहें पता नहीं है तो
3-4 लीटर तो निकल ही गया मेरे ख्याल से। यहाँ सारा कुछ सेट है उसको, ना टेकिकार्डिया, ना टेकिथनिया है उसको, ना कैपिलरी रीफिल डिलेड है, ना पोस्टल हाइपोटेंशन है उसको, और आप उसको 2 बोतलें ब्लड की भी लगा दें और 2 सलाइन की भी लगा दें तो नुकसान हो जाएगा ना उसको, ठीक है ना। तो हिस्ट्री और साथ साइंस ऑफ फ्लूइड लॉस। नहीं कंफर्म हो रहा, डायनामिक टेस्टिंग करते हैं उसको, या शॉर्ट बोलस दे दें या पैसे लेग राइज कर लें उसका जो है, या स्टिल कंफर्म हो रहा तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आईवीसी का डायमीटर देख लें आप, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इसको रिप्लेस करना शुरू करें। फ्लूइड ऑफ चॉइस हमने देख लिया, अब हाउ मच, कितना देना है आपने। अच्छा, इन पैरामीटर्स पे फ्लूइड चाहिए, जर्नल रिकमेंडेशन प्रैक्टिकल पॉइंट्स के तौर पर बता रहा हूँ। वैसे तो ट्रॉमा गाइडलाइंस अलग कहती हैं, मेडिकल की अलग कहती हैं, क्रिटिकल केयर और सेप्सिस की अलग कहती हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ठीक है ना। जनरल मेडिकल फ्लोर के ऊपर हम सेप्सिस रिलेटेड शॉक जो है वो ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे पास इन्फेक्शन लीडिंग टू उसके साथ आता है, या डिहाइड्रेशन के बाद पेशेंट आता है हमारे पास। ट्रॉमा का पेशेंट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता। ट्रॉमा वाले क्लासिफाई करते हैं ब्लड लॉस को या फ्लूइड लॉस को, ठीक है ना, 10 to 20%, then 20 to 35%, then more than 30 to 40%। लेकिन एज अ जनरल रूल आपने रखना है एक पेशेंट को, जब आप इनिशियल रिससिटेट करते हैं तो यू स्टार्ट विद द मोर देन इक्वल टू 30 ml पर kg। आप ओवर 1 to 2 आवर्स and reassess after every 500 ml bolus। सबसे सेफेस्ट अप्रोच जो अब तक आप ये कह लें कि मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ पड़ा भी है कि आप एक काउंट बना रहे हैं कि एक पेशेंट है 70 kg का, उसको 2 लीटर फ्लूइड रिक्वायर्ड है। स्टार्ट द फ्लूइड, आप फ्लूइड स्टार्ट करें, हर 500 ml के बाद रीअसेस करते जाएं उसको। जितने फ्लूइड के ऊपर उसके पैरामीटर्स इंप्रूव कर जाएं, ओरल टॉलरेट करना शुरू कर दे, बंद कर दें सादा सा, या ओरल टॉलरेट नहीं कर पा रहा मेंटेनेंस पे चले जाए, ठीक है ना। अगर आपने रिप्लेस करना है, आंखें बंद करके ना दे कभी भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी अंडरलाइन कंडीशन क्या चल रही है। आप हिस्ट्री नहीं ले पाए, अंडरलाइन वो कार्डियक फेलियर का पेशेंट भी था, आपने रिक्वायरमेंट 2 लीटर की बनाई, आपने दोनों तरफ से पैरेलल पास करके चला दिया फ्लूइड। 2 लीटर के बाद आप आए तो हाँ पर आओ पेशेंट बैठे, ठीक है ना। आप कहेंगे तो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड था, मुझे क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि डिजीज हार्ट पहले जा रहा होता है इंजरी की वजह से, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। आप जैसे ही उसको बोलस देते हैं बहुत ज्यादा गिव बैक कर जाता है, कार्डियक शॉक में चला जाता है पेशेंट। तो ये ना करें, आप इसी तरह स्टार्ट करें, दोनों तरफ से आईवी लाइन पास करवाएं, फ्लूइड स्टार्ट करें, हर 500 ml के बाद उसकी हीमोडायनामिक्स चेक करते हैं, ठीक है ना। इतना दे दें उसको शुरू में फ्लूइड, मोर देन 30 ml per kg ओवर 1 to 2 hours एंड रीअसेस एवरी 500 ml बोले सर 500 ml के बाद उसको रीअसेस करते हैं। जहां पे हीमोडायनामिक्स पैरामीटर्स जस्टिफाई हो जाएं या पेशेंट पे ओवरलोड के साइंस आना शुरू हो जाए, मालूम हो जाएगा, फ्लूइड स्टॉप कर दें उसका, ठीक है ना। सादा, अब ये कह लें कि एक थंब जिसे आप बना सकते हैं जिंदगी में, ठीक है ना, पहली चीज। अच्छा, अब आपने 30 ml पर kg 1 to 2 आवर्स दिया, रीअसेस किया, पेशेंट स्टिल इन शॉक में है या स्टिल अभी ये सारी चीजें आ रही है, टैकीकार्डिया भी है, टेकिथनिया भी है, हाइपोपरफ्यूजन भी है, रीफिल भी डिलेड है उसका, देन आप उसको रिपीट करें बोलस को, ठीक है ना। 2 to 3 लीटर फ्लूइड देने के बाद अब आपने सोचना है 3 चीजों के मतलब। अब ज्यादा पानी नहीं करना उसको, सत्यानाश हुआ पानी दे दे पेशेंट का। इज दैट पेशेंट रिक्वायर ब्लड
स्टेरॉइड्स। आपने 3 लीटर फ्लूइड दिया उस पेशेंट को, पैरामीटर्स पेशेंट के बेहतर नहीं हुए बिल्कुल भी। अब 4 लीटर देने से पहले देखें कि उसको ब्लड नहीं रिक्वायर है, ठीक है ना। हो सकता है एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आपके पास आया, आपको ऑपरेटिव सर्जन ने कहा कि इसका 1 लीटर ब्लड निकला है के दौरान जो, तो हमने ड्रेन डाल दिया और हमने भेज दिया। आपके पास पेशेंट आया, आपने 1 लीटर दे दिया, 2 लीटर दे दिया, तीसरा लगा रहे हैं, पेशेंट का कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहा। अब पहला क्वेश्चन जब में ये करें कि हो सकता है इसको इंटरनल ब्लीडिंग चल रही होगी, ऑनगोइंग ब्लीडिंग चल रही हो। एक तो उसकी कंडीशन रीअसेस कर लें, सीधा देखें कि इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पेशेंट पेल हो रहा है आपका, ठीक है ना। उसकी HB करवाएं, हेमाटोक्रिट फॉलो करें, हेमाटोक्रिट फॉल कर रहा है उस पेशेंट का ब्लड निकला है, ठीक है ना। तो क्लिनिकली भी असेस कर लें और हेमाटोक्रिट भी फॉलो कर लें उसको, ठीक है। या एक पेशेंट सेप्टिक शॉक के साथ आया आपके पास, हाई ग्रेड फीवर, कफ विद प्लूरिटिक चेस्ट में, प्रेजेंटेशन में बीपी उसका 80 सिस्टोलिक था, पल्स रेट 110 था, रेस्पिरेटरी रेट 40 था उसका, कैपिलरी रीफिल डिलेड था, पोस्टिव हाइपरटेंशन से उसकी सिस्टोलिक बीपी वैसे ही 80 आ रहा था। आउटपुट आपने कैथेटराइज किया है, आउटपुट 100 ml आया उसका, प्रॉब्लम सी खत्म होने लगी। आपने 2 लीटर फ्लूइड दे दिया उसको ओवर 2 आवर्स या 1 आवर। अब आपने रीअसेस किया, ये सारा कुछ वैसे ही। अब अगला फ्लूइड लगाने से पहले ये देखें, इज दैट पेशेंट रिक्वायर्ड सपोर्ट। ये नहीं कि आप रोज 4 लीटर चढ़ा के फिर देखें कि वेसल्स बेचारी की डायलेट हुई है, हाई आउटपुट फेलियर चल रहा है, उसको जो है आप पानी पे पानी दे जा रहे हैं उसको, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, स्टार्ट वेसोप्रेसर सपोर्ट, ठीक है ना, 3rd लीटर के बाद, ठीक है। या एक पेशेंट कार्डियक फेलियर का सस्पेक्टेड है या मायोकार्डाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको आप आइनोट्रोपिक सपोर्ट चला देंगे, ठीक है। देन आपने सपोर्ट भी चला दी उस पेशेंट को, सपोर्ट दे रहे हैं, फ्लूइड भी चल रहा है, सपोर्ट भी चल रही है, सपोर्ट भी बढ़ानी पड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपको फ्लूइड भी बढ़ाना पड़ रहा है, सेप्टिक शॉक भी। अब आप असेस करेंगे पेशेंट सेकेंडरी रीनल इनसफिशिएंसी में तो नहीं है, और इज दैट पेशेंट रिक्वायर्स स्टेरॉइड्स, तो उसको आप स्टेरॉइड का शॉट दें, ठीक है ना। इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है उस पेशेंट की, ठीक है ना। रैंडमली स्टक नहीं हो जाना कि फ्लूइड दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, एंटी एनालिस पेशेंट आपका ओवरलोड में चला जाए और जो क्लिनिकली फायदा भी होगा, ठीक है ना। ये दे दिया आपने, इसको रिपीट करने के साथ अब ये 3 सवाल सामने रखें, ठीक है ना। आमतौर पे 2 to 3 लीटर फ्लूइड जाने के बाद हीमोडायनामिक्स इंप्रूव कर जानी चाहिए। तो मैक्सिमम फ्लूइड लॉस एक्यूट कंडीशन के अंदर कितना होता है, 5-6 लीटर 7 लीटर होता है, ठीक है। तो डीकम्पनसेशन कब आती है, ये फीचर्स कब आते हैं, 30% से ज़्यादा हो, 30-35% से ज़्यादा हो, तो उसका मतलब ये कि 30-35% की विंडो में तो ये फीचर ही नहीं आ रहे होते, ठीक है ना। आपने दे भी दिया, ठीक है ना, 6 लीटर फ्लूइड फर्स्ट डे लॉस किया था, 2-2.5 लीटर लॉस तक तो फीचर कोई भी नहीं आता होता, ठीक है ना। आप 3 लीटर रिप्लेस भी करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब लॉस बढ़ा है। ये लॉस बढ़ा है, अंडरलाइन पैथोलॉजी की और उसको पेरिफेरल वेसोडाइलेशन परफॉर्म चल रही है, उसका हार्ट डिजीज है, या उसको ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही है अंदर जो है, या उसके एड्रीनल्स काम करना छोड़ दिया। तो 4 बड़ी चीज़ें जो इमरजेंसी में खड़े होकर आपने देखनी है कि इज दैट पेशेंट ब्लीडिंग इंटरनली, यस। अगर यस में आंसर है, क्लिनिकली देखें पेल तो नहीं हो रहा, हेमाटोक्रिट करवा दें उसको। Does that patient has profound septic shock या distributive shock, तो profound vasodilatation तो नहीं होती, उसमें वार्म बाउंडिंग पल्सेस जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि आपने शॉक को डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो उसकी वार्म बाउंडिंग पल्सेस हैं, हाँ है, और तो फीचर आ रहा है, उसको आप नॉकिंग स्टार्ट कर रहा है, या एक पेशेंट के कार्डियोजेनिक शॉक के फीचर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप जेबीपी रेज कर लिए, उसकी चेस्ट में फाइन ड्रग्स आ गए, फिर एनालिज्म आ गया, उसके लिए आइनोट्रोपिक सपोर्ट स्टार्ट करवा दें, या कुछ भी नहीं है, सेप्टिक शॉक था, फ्लूइड भी दे दिया, सपोर्ट भी दे दी, स्टिल नो रिस्पॉन्स,
तो आप स्टीरॉइड्स देते हैं। यह एक पेशेंट आता ही आपके पास एक्यूट रीनल इंसफिशिएंसी के शॉक के साथ जो, ठीक है ना, आपने हिस्ट्री ली, उसकी हिस्ट्री में उसने बताया कि मैं तो स्टीरॉइड ले रहा था पिछले 2 साल से, आप छोड़ दिए, या स्टीरॉइड ले रहा था, अब मुझे बुखार हुआ, बुखार की वजह से उल्टियाँ लगी हैं 3 दिन से उल्टियाँ कर रहा हूँ, कुछ खा भी नहीं पा रहा, तो स्टीरॉइड की डोज में मिस हो गई, स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट भी डबल हो गई उसमें, इधर इन्फेक्शन की वजह से रिक्वायरमेंट डबल हो गई, उधर से वॉमिटिंग की वजह से ले भी नहीं पाया बेचारा कुछ, तो किस में चला गया, एक्यूट एड्रिनल शिफ्ट, तो आप उसमें स्टीरॉइड। तो ये जनरल आउटलाइन कि आपने फ्लूइड्स किस तरह देना है। वैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस तो चल रहा होता है, तो उसमें स्टीरॉइड का रोल होता है। हाँ, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस गवर्निंग कॉर्टिसोल कर रहा होता है। व्हाट आर द इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, कौन कौन से होते हैं?